जरा सोचो, आप किसी क्रिमिनल को बिना उसके क्राइम्स के बारे में जाने आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है और आपको लगता है कि इतनी क्यूट लड़की ऐसा क्राइम कर ही नहीं सकती है। अब ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना अजीब ये है नहीं, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में हो चुका है। जहाँ लोग इस लड़की को बिना उसके क्राइम्स के बारे में जाने उसे सपोर्ट कर रहे थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत थी। और ये सब कुछ हो रहा था टिकटॉक पर। हालांकि टिकटॉक ब्यूटी सेंट्रिक ऐप है और टिकटॉक पर लोग रातों रात अपनी ब्यूटी की वजह से फेमस भी हुए हैं, पर किसी क्रिमिनल को बिना उसके क्राइम्स के बारे में जाने उसकी ब्यूटी से जज करना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो आज हम इसी केस की पूरी बैक स्टोरी समझेंगे और जानेंगे कि क्या ये लड़की इतना फेम और सपोर्ट डिजर्व करती थी या नहीं। तो आओ यार, अपने कानों में हेडफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि एक ट्रू क्राइम स्टोरी है इसाबेला गुज़मन की। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको स्टोरी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानना होगा, जो है टिकटॉक पर फेमस हुई एक लड़की जिसका नाम है इसाबेला गुज़मन, इसाबेला गुज़मन की मदर जिनका नाम है यूनमी हॉय, इसाबेला गुज़मन के बायोलॉजिकल फादर जिनका नाम है रॉबर्ट गुज़मन और इसाबेला के स्टेप फादर जिनका नाम है रेयान हॉय। तो कहानी शुरू होती है 9 जून 1995 से। इसाबेला अभी एक न्यूबॉर्न बेबी है जो अपने फादर रॉबर्ट गुज़मन और अपनी माँ यूनमी गुज़मन के साथ अरोरा के कोलोराडो शहर में रहती है। रॉबर्ट और यूनमी पेशे से आर्टिस्ट होते हैं और उन्होंने हाल ही में एक स्टूडियो लिया होता है जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और इसाबेला बड़ी होती है। बड़े होने के साथ साथ इसाबेला का बिहेवियर काफी एग्रेसिव और जिद्दी हो जाता है। अब मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि छोटे बच्चे वैसे भी काफी जिद्दी होते हैं और उन्हें जो चीज चाहिए वो उन्हें चाहिए। वो नई नई चीजों के लिए जिद करते हैं और इसी तरह इसाबेला भी अपने पेरेंट्स से नई नई चीजों के लिए जिद करती थी। लेकिन इसके अलावा बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं और इसी तरह इसाबेला भी अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, स्पेशली अपने डैड रॉबर्ट से। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1999 आते आते इसाबेला के पेरेंट्स के बीच चीजें बिगड़ने लगती हैं और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि उसी साल यूनमी और रॉबर्ट का डाइवोर्स हो जाता है। अब अगर आपने स्टोरी यहाँ तक ध्यान से सुनी है तो आपको पता होगा कि इसाबेला अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद इसाबेला की कस्टडी उसकी मॉम को मिलती है। इसका सिंपली मतलब ये था कि इसाबेला अब अपने डैड से अलग होकर अपनी मॉम के साथ रहेगी और ये सब उस पर एक मेंटल इम्पैक्ट डालता है, जिससे वो और भी ज्यादा रूड और एग्रेसिव हो जाती है। और उस वक्त इसाबेला केवल 4 साल की होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे इसाबेला के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन अभी भी वो दोनों मिलकर सेम स्टूडियो ही चलाते थे। समय आगे बढ़ता है और इसाबेला के पेरेंट्स के डाइवोर्स को अब 1 साल होने को आया था और इसाबेला भी अपने आप को इस हादसे से रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी इसाबेला की मॉम यूनमी अपने नए बॉयफ्रेंड रेयान हॉय के साथ शादी कर लेती है। इसाबेला को रेयान हॉय बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके डैड रॉबर्ट की जगह लेने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से इसाबेला अपनी मॉम से नाराज रहने लगती है। उस वक्त इसाबेला सिर्फ 5 साल की होती है, इसीलिए उसे इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं थी। वो बस एक्सपेंसिव चीजों को खरीदना चाहती थी और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती थी तो वो अपनी मॉम से गुस्सा करती थी और कभी कभी गुस्से में आकर घर की चीजें भी तोड़ देती थी। जिसके बाद यूनमी हॉय उसकी हर जिद पूरी करने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करने लगती है, जिससे वो इसाबेला को वो सारी चीजें दिला सके जिसकी वो जिद करती है। लेकिन इसाबेला के बिहेवियर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है। एक दिन तो यूनमी हॉय इसाबेला से इतना ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो इसाबेला को उसके बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट गुज़मन के घर छोड़कर आ जाती हैं। लेकिन इसाबेला जब रॉबर्ट गुज़मन के घर होती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, जिससे रॉबर्ट गुज़मन को लगता है कि इसाबेला का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यूनमी हॉय उसे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर गई है। और जिसके बाद इसाबेला अपनी मॉम के घर पर वापस आ जाती है। इसाबेला पढ़ने में भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, उसके बस इतने ही मार्क्स आ पाते थे जिससे कि वो बस नेक्स्ट क्लास में जा सके। इसी तरह अब समय गुजरता है और इसाबेला अब 14 साल की हो चुकी थी। 14 साल की होते होते इसाबेला ने अपना धर्म भी छोड़ दिया था। अब प्रोबेबली इसका ये रीजन हो सकता है क्योंकि इसाबेला बिलोंग करती थी जेहोवा से, और अगर आपको नहीं पता तो जेहोवा एक क्रिश्चियन धर्म की ही ब्रांच है। लेकिन इस धर्म के लोग ना तो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और ना ही अदर फेस्टिवल्स, और क्योंकि इसाबेला को एंजॉय और सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा पसंद था तो प्रोबेबली इन्हीं लिमिटेशंस के चलते उसने ये करने का डिसाइड किया होगा। अपना धर्म छोड़ने के बाद इसाबेला अब बिल्कुल आजाद ख्यालों वाली लड़की बन चुकी थी। अब ना तो वो स्कूल जाती थी और ना ही अपने पेरेंट्स की कोई बात मानती थी। वो बस अपने फ्रेंड्स के साथ
साथ घूमती थी और कभी कभी तो 4-5 दिनों तक अपने घर भी नहीं आती थी। इसाबेला के पेरेंट्स उसको इस बात के लिए बहुत डांटते और समझाते थे, लेकिन उसको अपनी पेरेंट्स की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो ये बातें सुनकर उन्हीं के ऊपर चिल्लाने लगती थी। लेकिन हद तो जब हो गई जब इसाबेला को उसके अटेंडेंस कम होने पर हाई स्कूल के एग्जाम देने से पहले ही निकाल दिया गया। और ये सुनकर इसाबेला की मॉम को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके बाद वो इसाबेला को काफी समझाती हैं, पर इसाबेला पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ही इसाबेला का बिहेवियर अपनी माँ के लिए बद से बदतर होता जा रहा था। और फिर ईयर 2013 आता है। इस समय इसाबेला की शिकायत अब पड़ोसियों की तरफ से भी आने लगी थी। इसाबेला के पड़ोसियों ने इसाबेला की मॉम युनमी होए को काफी बार बोला था कि जब वो अपने स्टूडियो जाती हैं तो इसाबेला अपने मेल फ्रेंड्स को बुलाती है। और ये सुनने की बाद उसकी मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो इसाबेला को काफी देर तक समझाती हैं, लेकिन इसाबेला उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है। और फिर दिन 27 अगस्त 2013 आता है। इस दिन जब इसाबेला की मॉम युनमी होए अपने स्टूडियो से घर वापस आ रही थी तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। उन्होंने देखा कि उनकी कार की आवाज सुनकर एक शर्टलेस लड़का इसाबेला के रूम की विंडो से बाहर कूदता है और जालियां फैलाकर भाग जाता है, जिसके बाद वो तुरंत इसाबेला के रूम में जाती हैं और उसे बहुत ज्यादा डांटती हैं। इसाबेला को अपनी मॉम की डांट खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके मुंह पर थूक कर चली जाती है। इसाबेला का ऐसा बर्ताव देखते हुए युनमी होए बहुत डर जाती है और पूरी रात डर की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाती है। जिसके बाद एक नई सुबह होती है और कुछ ऐसा होता है जो युनमी होए ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुबह उठकर जब युनमी होए अपना फोन चेक करती हैं तो उसमें उन्हें एक मेल दिखता है और मेल में लिखा हुआ था यू विल पे। इस मेल का सिंपल मतलब ये था कि जो भी युनमी होए ने कल रात को इसाबेला के साथ में किया था उन्हें उसका भुगतान करना होगा। युनमी होए ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और पुलिस को कॉल कर देती हैं। जब पुलिस इसाबेला के घर आती है तो युनमी होए ये सारी बातें पुलिस को बताती हैं, लेकिन पुलिस इन बातों को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए इसाबेला को समझाकर वापस चली जाती है। जिसके बाद इसाबेला की मॉम इसाबेला से बोलती हैं कि अब तुम 18 साल की हो चुकी हो और अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला तो मुझ पर मजबूरन तुम्हें घर से बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और ये बोलते हुए वो अपने स्टूडियो चली जाती हैं। स्टूडियो पहुंचने के बाद वो इन सारी बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो वो ये सारी बातें अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट गुजमन को बताती हैं। जिसके बाद रॉबर्ट गुजमन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो तुरंत स्टूडियो से इसाबेला के घर की तरफ निकल जाते हैं। अब अगर आपने यहाँ तक की स्टोरी सुनी है तो आपको ये बात तो समझ आ रही होगी कि इसाबेला उन लड़कियों में से तो बिल्कुल नहीं थी जो सुबह से अपने घर पर रहे। लेकिन आज के दिन कुछ अलग होता है। जब रॉबर्ट गुजमन इसाबेला के घर पहुँचते हैं तो वो सुबह से अपने घर पर ही थी, इवन वो तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई थी। जिसके बाद रॉबर्ट गुजमन इसाबेला को उसके रूम से बाहर लेकर आते हैं और घर के बैकयार्ड में बैठकर उसको काफी देर तक समझाते हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि आज इसाबेला भी अपनी डैड की सारी बातें मान रही थी। मतलब उसके डैड उससे जो भी बोलते हैं वो उन सारी बातों का जवाब हाँ में देती है। जिसके बाद रॉबर्ट गुजमन इसाबेला को काफी देर तक समझाते हैं और शाम के 6 बजे अपने स्टूडियो वापस चले जाते हैं और इसाबेला भी अपने रूम में वापस चली जाती है। अब रात हो चुकी थी और इसाबेला की मॉम के आने का टाइम हो चुका था और तभी इसाबेला की मॉम स्टूडियो से घर वापस आती हैं और अपने हस्बैंड रियान से पूछती हैं कि इसाबेला कहाँ है। जिसके बाद रियान बताता है कि इसाबेला को उसने थोड़ी देर पहले किचन में देखा था। जिसके बाद ये सुनकर युनमी होए ऊपर बाथरूम में नहाने चली जाती हैं। जैसे ही युनमी होए ऊपर बाथरूम में नहाने जाती हैं उसके थोड़ी देर बाद रियान को ऊपर किसी के गिरने की आवाज आती है और जैसे ही रियान ये चेक करने जा रहा होता है कि इतने में ही युनमी होए रियान को चीखते हुए ऊपर बुलाती हैं। जैसे ही रियान ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि बाथरूम का गेट खुला हुआ है और जैसे ही रियान बाथरूम के अंदर देखता है तो उसे इसाबेला की एक झलक दिखती है। जैसे ही वो इसाबेला को देखता है तो वो बाथरूम के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही इसाबेला तुरंत भाग कर आती है और गेट को अंदर से लॉक कर लेती है। युनमी होए के अंदर से अभी भी चीखने की आवाज बाहर आ रही थी तो रियान धक्का मारकर उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। रियान के काफी कोशिश करने के बाद भी वो गेट नहीं खुलता है और इतने में ही रियान की नजर नीचे गेट पर जाती है जहाँ से खून बहकर बाहर आ रहा था। जैसे ही रियान खून को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत पुलिस को फोन लगा देता है। फोन पर वो पुलिस को सारी बातें बता ही रहा होता है कि इतने में बाथरूम के अंदर से एक आवाज आती है, ओ गॉड। और इस आवाज के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इसाबेला बाथरूम का गेट खोलती है और उसकी पूरी बॉडी खून की हो रही थी। इसाबेला के हाथ में एक नाइफ था जो खून
से लाल हो रहा था। इसाबेला को इस हालत में देखकर रियान की बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और इसाबेला रियान की आंखों के सामने से नीचे चली जाती है। जैसे ही इसाबेला नीचे जाती है, रियान तुरंत भागते हुए बाथरूम के अंदर जाता है। जब रियान अंदर जाता है तो वो देखता है कि युनमी की बॉडी फर्श पर पड़ी हुई है और पूरा फर्श खून से लाल हो चुका है। युनमी की पूरी बॉडी पर चाकू के निशान है और उसके गले पर एक डीप कट है। रियान अभी भी पुलिस के साथ कॉल पर था तो पुलिस उससे कहती है कि वो तुरंत अपनी वाइफ को CPR दे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था और युनमी होए अब डेड हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद पुलिस युनमी होए के घर पहुंचती है जहां से इसाबेला गायब थी और युनमी होए की बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई थी। जिसके बाद पुलिस युनमी होए की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर शुरू होता है सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन को शुरू हुए अब एक दिन बीत चुका था और आज दिन था 29 अगस्त। आज ही युनमी होए की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें ये पता चलता है कि युनमी होए की पूरी बॉडी पर 151 चाकुओं के निशान है। और उसी दिन मतलब 29 अगस्त को पुलिस इसाबेला को अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग एरिया से अरेस्ट कर लेती है। इसाबेला ने जो भी अपनी मॉम युनमी होए के साथ किया, कोर्ट ने उसको उसकी सजा दी, लेकिन आज भी टिकटॉक पर कई लोग ऐसे हैं जो इस लड़की को इनोसेंट मानते हैं। तो वीडियो एंड हो चुकी है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट्स में मुझे बता दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।